CH-72 ब्रेसलेट। एक लड़का शॉपिंग मॉल के थर्ड फ्लोर से भागकर उन सभी के पास आया और उसने सबको बताया कि अगर वो लोग इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर पर जाते तो वहां के मैजिकल बीस्ट उन्हें सेकंडों में अपना खाना बना लेते, और अगर वो लोग अंडरग्राउंड सीवोज के रास्ते से जाते तो शायद आसानी से सेफ्टी शेल्टर्स तक पहुंच सकते थे। अब तो उनके साथ शहर का एक पाइपलाइन वर्कर भी था, ऐसे में वो लोग रास्ता भी नहीं भटकते। तो फिर सब जल्दी उठो और चलो, हमें इस जगह ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ब्लड अलर्ट के दौरान सेफ्टी शेल्टर तक न पहुंच पाने का मतलब मौत ही होती है और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, एक व्यक्ति ने कहा। इस सुपरमार्केट में लगभग 15 लोग थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां एक पाइपलाइन वर्कर है जो उन्हें यहां से बिना किसी खतरे के बाहर निकाल सकता था, तो उनके मन में जीने की एक उम्मीद जग उठी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि अंडरग्राउंड सेवियर तक जाने का रास्ता सुपरमार्केट से ही था। अब वो लोग सेफ्टी शेल्टर्स तक सुरक्षित पहुंचने के बारे में सोच सकते थे। सभी लोग वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए थे और उस पाइपलाइन वर्कर के पीछे चलने लगे थे। अरे रुको, पहले कोई यहां आकर मेरी मदद करो। यहां एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी हुई है, शायद वो चल नहीं सकती, एक दुबली पतली लड़की ने उन लोगों के पीछे भागते हुए कहा जो उस पाइपलाइन वर्कर के पीछे जा रहे थे। क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे वक्त में जब हम खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो तुम्हें उस व्हीलचेयर पर बैठी हुई लड़की की पड़ी है, किसी ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही, तुम अंडरग्राउंड सेवियर में एक व्हीलचेयर लेकर नहीं जा सकती। तुम उस लड़की को छोड़ो और जल्दी से हमारे साथ चलो, सुपरमार्केट के मैनेजर ने कहा। वो पाइपलाइन वर्कर सबसे आगे चल रहा था और बाकी लोग भी ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। अगर हम वहां व्हीलचेयर लेकर नहीं जा सकते तो मैं आप लोगों से विनती करती हूं कि आप में से कोई उसे गोद ले लीजिए। इस बच्ची को अकेला मत छोड़िए, ये अभी बहुत छोटी है, उस दुबली पतली लड़की ने रोते हुए कहा। सारे लोग अब तक काफी आगे जा चुके थे और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी बात सुनकर पीछे मुड़कर तो देखा था और उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि वो उस व्हीलचेयर वाली लड़की की मदद भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। उनकी खुद की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। खुदा ना खास्ता रास्ते में उन्हें अगर कोई मैजिकल बीस्ट मिल जाता तो वो अपनी जान बचाते या फिर उस लड़की को लेकर भागते। मुझे भी यही लगता है कि हमें उस लड़की को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो लड़की मुझे बेहद मासूम लगती है और शायद वो चल भी नहीं सकती, एक औरत ने उन सारे लोगों से फुसफुसा कर कहा। इसमें हम सब की क्या गलती कि वो चल नहीं सकती? तुम्हें उस पर इतनी ही दया आ रही है तो फिर तुम ही जाकर उसे गोद में क्यों नहीं उठा लेती? लेकिन फिर ये मत कहना कि हमने तुम्हें सावधान नहीं किया था। हम किसी लग्जरी गाड़ी से बाहर नहीं जा रहे हैं जो उस लड़की को अपने साथ लेकर चले। हम अंडरग्राउंड रास्ते से जा रहे हैं जहां हमें कई पाइपों में से गुजरना होगा, न जाने कितनी लोहे की सीढ़ियां चढ़नी होंगी, और वो लड़की हमारे साथ आए तो हमें सेफ्टी शेल्टर्स तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, उस पाइपलाइन वर्कर ने कहा। और वैसे भी मैजिकल बीस्ट इस सुपरमार्केट में नहीं आएंगे, एक दूसरे आदमी ने कहा। सभी लोग जानते थे कि उस आदमी की बातें सच नहीं थीं। ब्लड अलर्ट के दौरान ऐसी जगह पर रुकना और रेस्क्यू टीम का इंतजार करना बेहद खतरनाक हो सकता था। सारे के सारे शक्तिशाली मैजिशियंस एक साथ मिलकर सेफ्टी शेल्टर्स की सुरक्षा में लगे हुए थे। ऐसे में यहां किसी रेस्क्यू टीम का आना बिल्कुल नामुमकिन सा था। इसलिए व्हीलचेयर पर बैठी वो लड़की भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर सकती थी कि इस सुपरमार्केट में कोई मैजिकल बीस्ट ना आए। देखते ही देखते सुपरमार्केट पूरा खाली हो गया और वो दुबली पतली लड़की जो कुछ देर पहले सबसे विनती कर रही थी, अब उस व्हीलचेयर पर बैठी हुई लड़की के पास खड़ी थी। वो सभी लोगों को दूर जाते हुए देख रही थी और उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। आपको भी उन सभी के साथ जाना चाहिए, व्हीलचेयर वाली लड़की ने उस दुबली पतली लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या और कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? उस दुबली पतली लड़की ने कहा। आप मेरी चिंता मत करो, जल्दी से उन सबके साथ यहाँ से जाओ। व्हीलचेयर पर बैठी लड़की ने कुछ देर सोचा और फिर अपना ब्रेसलेट निकालकर उस दुबली पतली लड़की को देते हुए कहा, अगर आप सेफ्टी शेल्टर तक पहुंच जाए तो प्लीज ये मेरी फैमिली को दे देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली तक ये जरूर पहुंचा दूंगी और उनके साथ तुम्हें यहाँ से बचाने के रास्ते भी ढूंढने की कोशिश करूंगी, उस दुबली पतली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, बस उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत हो चुकी है, व्हीलचेयर वाली लड़की ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो दुबली पतली लड़की इतना हैरान रह गई कि वो उसके जवाब में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद आखिर वो दुबली पतली लड़की वहां से चली गई। वो उस व्हीलचेयर वाली लड़की को यहां से ले जाना तो चाहती थी, लेकिन ये उसके बस में नहीं था। वो सारे लोग अंडरग्राउंड रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सोनिया का दिल अब भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था जो सुपरमार्केट में अकेली थी।
पहले उसे लगा था कि कोई न कोई आदमी तो उस लड़की को साथ ले चलने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन आखिर में वो सब वहां से भाग गए। उन लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर वो बुरी तरह हताश हो गई थी। लेकिन सोनिया करती भी क्या, उसके पैरों की चोट अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो खुद ठीक से चल नहीं पा रही थी, तो फिर वो उस व्हीलचेयर वाली लड़की को कैसे संभालती? वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई लड़की उसे बहुत शांत लग रही थी। जब सभी उसे छोड़कर जाने लगे थे, तब भी वो नहीं रोई और न ही उसने किसी से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर देना, सोनिया ने अपने मन ही मन कहा। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए आखिर में उस लड़की से माफी मांगकर बाकी लोगों के पास भागने लगी। अब सुपरमार्केट में उस व्हील पर चेयर बैठी हुई लड़की के अलावा और कोई भी नहीं था। लोग उसे वहां छोड़कर चले गए थे। अनन्या ने अपना सिर नीचे किया। उसके बालों से उसका आधा चेहरा ढक गया था और उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे हुए थे। देखने में भले ही वो शांत लग रही थी, लेकिन डर तो उसके अंदर ही अंदर समाया हुआ था। उसके हाथ बार बार अपनी उस कट को मुट्ठी में दबा रहे थे। इससे साफ समझ में आ रहा था कि वो कितनी बेचैन थी। वो उन सब लोगों को गलत नहीं मानती थी जो उसे यहाँ छोड़कर जा रहे थे। न चल पाना उसके लिए उसकी खुद की कमजोरी थी। इसके लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती थी, लेकिन थी तो आखिर वो भी एक बच्ची ही जिसे सब लोग मुसीबत में अकेला छोड़कर जा रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज की रात के बाद जिंदा रहने वाली थी या फिर मरने वाली थी। उसे मौत से डर नहीं लग रहा था, बस एक एक पल मौत का इंतजार करने से लग रहा था। उन लम्हों से लग रहा था जो उसे अकेले गुजारने थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ किसी के आने का इंतजार करे या फिर खुद ही अपनी जान ले ले। उसे लग रहा था कि मौत का इंतजार करने से बेहतर था कि खुद ही दरवाजे तक चले जाना। कुछ ही पलों बाद वो अपनी व्हील चेयर के सहारे किचन की तरफ जाने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपना आखिरी फैसला ले लिया था। रैक के पास पहुंचकर वो बेहद मुश्किल से खड़ी हुई और रैक से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। उसके पैर बेहद कमजोर थे, इसलिए वो चाकू उठाकर अपने व्हीलचेयर पर बैठ गई और जहां पहले बैठी थी वहीं वापस जाने लगी। अनन्या को ये करते वक्त सोनिया ने देख लिया था। उसे लगने लगा कि उस लड़की को वहां छोड़कर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर ये सुपरमार्केट मैजिकल बीस्ट को मिल जाता तो शायद अनन्या खुद ही अपनी जान ले लेती। आखिर सोनिया ने एक गहरी सांस ली और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने लगी। एक स्क्वाड है जिसने पहले ही मैजिकल बीस्ट के एक एंट्रेंस को ढूंढकर बंद कर दिया है, कमांडर रघु ने स्क्वाड के सारे लोगों से कहा। हमें तो इस बारे में खुश होना चाहिए, कैप्टन विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। उस स्क्वाड के सारे लोग मारे गए, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, कमांडर रघु ने बेहद धीमी आवाज में कहा। कमांडर रघु की बात सुनते ही कैप्टन विक्रांत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जहां तक उन सब का अंदाजा था, एंट्रेंस के पास मैजिकल बीस्ट का एक झुंड था, इसलिए उस जगह तक पहुंचना तो आसान था। लेकिन एंट्रेंस को तबाह करने के बाद ये मैजिकल बीस्ट का झुंड उन्हें घेर लेता। जब कमांडर इस मिशन के लिए बैटल मैजिशियंस को चुन रहे थे, तब उन्होंने ये कह दिया था कि वो लोग इस मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन लौटने का कोई ठिकाना नहीं है। ये उनका आखिरी मिशन भी हो सकता है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम मिडिल स्कूल के बेहद करीब पहुंच गए हैं, कमांडर रघु ने कहा। हमें उस पुरानी हवेली के अंदर से जाना चाहिए। उसके ऊपर स्टूडेंट स्ट्रीट है, जिसके आखिर में मिडिल स्कूल है। पहले जब हमला हुआ था तो जांच पड़ताल के बाद पता लगा था कि स्कूल का कैफेटेरिया हिल रहा था, जिसका मतलब हम जो मैजिकल बीस्ट का मेन एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं वो वही है, कैप्टन विक्रांत ने सबसे कहा। सबने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। इस रास्ते पर उन्हें कुछ मैजिकल बीस्ट मिले थे, लेकिन उनका सामना कमांडर रघु ने बहुत आसानी से कर लिया था। एक इंटरमीडिएट मैजिशियंस के लिए सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए इनमें स्कॉट का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। जैसे ही वो सब आगे बढ़ने वाले थे, उन्हें एक बहुत तेज चिल्लाहट सुनाई दी। जब कैप्टन विक्रांत उस इंसान की मदद के लिए जाने वाले थे, तो कमांडर रघु उनके सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर कैप्टन विक्रांत कंफ्यूज हो गए थे और उनसे पूछने ही वाले थे कि तभी कमांडर रघु ने बिना किसी भाव के कहा, जब हम इस मिशन के लिए निकले थे तभी मैंने साफ कर दिया था कि हम मैजिकल बीस्ट का एंट्रेंस तबाह करने के लिए निकले हैं, और अगर हमें रास्ते में कोई मुसीबत में मिलता है तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आरव यहाँ अपनी बहन को बचाने आया है। हम सारे यहाँ एक दूसरे काम के लिए आए हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर हम हर एक इंसान को बचाने में लग गए तो मैजिकल बीस्ट का एंट्रेंस बंद करने में काफी देर हो जाएगी और फिर ऐसे ही कई इंसानों की जान चली जाएगी। बेहतर होगा कि हम उसी काम में ध्यान दें जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। कमांडर रघु की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए थे।
वो सभी बैटल मैजिशियंस थे और अपने लीडर का ऑर्डर फॉलो करना उनका काम था। इसलिए अगर उन्हें लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी तो उन्हें उन पर ध्यान न देकर आगे बढ़ना था। इस बात से आरव बुरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन थोड़ा शांत होकर सोचने के बाद उसे समझ आया कि कमांडर रघु ने यह फैसला क्यों लिया था। अगर स्क्वाड रास्ते में लोगों को बचाने लगता तो वो एक रेस्क्यू टीम बन जाते और इतने सारे लोगों के साथ वो मैजिकल बीस्ट का एंट्रेंस बंद नहीं कर सकते थे। इन मैजिकल बीस्ट के पास 10 से ज्यादा लोगों को लेकर जाना उन पर बहुत भारी पड़ सकता था, इसलिए वो किसी की मदद कर भी सकते थे तो भी नहीं करनी थी। कुछ देर बाद इंसानों की चीखें बंद हो गई थी। मिस्टर महेश ने तो अपनी आंखों से उन्हें मरते हुए भी देखा था। उस दृश्य को देखकर उनका दिल बैठ गया था और अगर वो इस मिशन पर न आए होते तो उन लोगों को जाकर जरूर बचाते। वो लोग अब एक चौड़ी सड़क पर आ गए थे। इस सड़क पर गाड़ियां तो नहीं थी, लेकिन कुछ दूरी पर कई इंसानों की लाशें थीं जो पहचान में भी नहीं आ रही थी। किसी का टूटा हुआ हाथ कहीं पड़ा था तो किसी का टूटा हुआ पैर, किसी का सिर कटा हुआ था तो किसी के किडनी, दिल जैसी चीजें जमीन पर पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखकर तो कोई भी डर जाता। उन्हें मरे हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक मोटा सा आदमी जो जमीन पर पड़ा हुआ था वो हिलने की कोशिश कर रहा था। वो अब भी मरा नहीं था और उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने बड़ी मेहनत से अपना सिर उठाया और स्कॉट की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और शक था। जब वो मैजिकल बीस्ट से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसने इन्हीं बैटल मैजिशियंस की परछाई एक बिल्डिंग के कांच में देखी थी और वो इन्हीं लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। वो जंगली मैजिकल बीस्ट उसका पैर खा रहे थे, लेकिन फिर भी ये सारे मैजिशियंस उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसके आधे शरीर को मैजिकल बीस्ट ने काटकर खा कर लिया था। फिर भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहे था। जब वो बैटल मैजिशियंस उसके पास से निकले तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनमें से एक का पैर पकड़ लिया। वो पूछना चाहता था कि आखिर इन बैटल मैजिशियंस ने उन सब कमजोर लोगों की जानें क्यों नहीं बचाई। क्या बैटल मैजिशियंस का काम आम इंसानों की रक्षा करना नहीं था? उस मोटे आदमी ने इंस्ट्रक्टर राशि का पैर पकड़ लिया था। इंस्ट्रक्टर राशि ने जब उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उनकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं नजर था और अगले ही पल वो उससे अपना पैर छुड़ाकर आगे बढ़ने लगी। स्क्वाड का कोई भी इंसान उस आदमी को देखने के लिए ज्यादा देर नहीं रुका था। थोड़ा आगे चलने पर ही उन्हें कुछ और लाशें मिली जो पहचान में भी नहीं आ रही थी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक अंडरग्राउंड सुरंग के बाहर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी, जिसका सिर किसी आदमखोर चूहे ने धड़ से अलग कर दिया था। मुझे लगता है कि ये लोग अंडरग्राउंड सेवियर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर महेश की आवाज बेहद धीमी थी। अंडरग्राउंड सेवियर तो आदमखोर चूहों का घर है। ये लोग खुद ही मौत के मुंह में चले गए थे, कैप्टन विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस रास्ते से तो उन लोगों को कभी आना ही नहीं चाहिए था। इसी अंडरग्राउंड रास्ते से तो ही सारे मैजिकल बीस्ट उनके शहर में फैले थे। जल्दी चलो, अगर हम वक्त रहते नहीं पहुंचे तो और भी बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, कमांडर रघु ने कहा। सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाए। आरव भी सभी के साथ आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसने कुछ देखा। वो अंडरग्राउंड सुरंग के पास पड़ी हुई एक लड़की की कलाई को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो उसे बखूबी जानता था। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने अनन्या के लिए उसके 16वें जन्मदिन पर खरीदा था। उसमें अलग अलग रंग की मोतियां डली हुई थी और उन सुंदर मोतियों के बीच एक बदसूरत काला मोती जो उसने उस ब्रेसलेट में खुद पिरोया था। किसी आम इंसान को ऐसा ब्रेसलेट बनाने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगते, लेकिन आरव ने इसे बनाने में घंटों बिता दिए थे। जो काला मोती आरव ने उसमें पिरोया था वो ब्रेसलेट में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी अनन्या वो ब्रेसलेट हर दिन खुशी खुशी पहनती थी। वैसे तो ये ब्रेसलेट शहर में हर जगह मिलता था, लेकिन वो काला मोती जो आरव ने पिरोया था वो सिर्फ अनन्या के ब्रेसलेट में ही था। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने अनन्या को दिया था, लेकिन ये इस अजनबी लड़की के हाथ में क्या कर रहा था? तुम ठीक तो हो ना? इंस्ट्रक्टर राशि ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा। मुझे लगता है कि मुझे एक क्लू मिला है। ये लड़की मेरी बहन का ब्रेसलेट पहने हुई है, आरव ने उस लड़की के हाथ से ब्रेसलेट निकालते हुए कहा। उस मोटे आदमी के टी शर्ट पर सुपरमार्केट का लोगो था। शायद ये लोग सुपरमार्केट के पास वाले अंडरग्राउंड सेवियर से भाग रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें आदमखोर चूहों ने रोक लिया, इसलिए वो भागकर यहाँ ऊपर आ गए, इंस्ट्रक्टर राशि ने कहा। आरव ने जब अंडरग्राउंड सुरंग की तरफ देखा तो वहां थोड़ी दूर पर 2 और लाशें पड़ी हुई थी और उन लोगों से नाली वाली बदबू आ रही थी। इसका मतलब था कि इंस्ट्रक्टर राशि ने सही अंदाजा लगाया था। इस इलाके में तो सिर्फ एक ही सुपरमार्केट है जो शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के अंडरग्राउंड फ्लोर पर है। कैप्टन विक्रांत इस इलाके को बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही आरव को बताते हुए कहा।